सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। लेक्चर सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर कौन सा, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। मैंने उसमें सब डाल दिया है, ठीक है। और ये चैप्टर क्लास 12th का है। ये मैंने बुक रिकमेंड करूँगा मैं, वीके ओरी की, जो इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, सीबीएसई में चलती है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक मैंने करा दिया था आपको बैकवर्ड तक, ये जो बैकवर्ड लिखा हुआ, एक मिनट, हाँ बैकवर्ड यहाँ तक तो मैंने करा दिया था। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फीचर्स क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के पहले, ठीक है। तो पहला फीचर्स था, इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी? 1947, ठीक है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। सबसे पहला फीचर्स था हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मीन्स मतलब होता है रुका हुआ, मतलब बिल्कुल स्टैग्नेंट, बिल्कुल एक कांस्टेंट। हमारी जो इकोनॉमी थी 1947 के, जो हमारा इंडिपेंडेंस के पहले, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके पहले जो हमारी इकोनॉमी थी, मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड, तो हमारी जो इकोनॉमी हो गई थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी, बिल्कुल कांस्टेंट इकोनॉमी हो गई थी। उसमें ना ही कोई ग्रोथ हो रहा था, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हो रही थी। यहाँ लाइन भी लिखी है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, वॉज कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एंड अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब होता है विच सोर्स लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, मतलब उसमें थोड़ी सी या बिल्कुल भी नहीं ग्रोथ हो रही थी इनकम की। उस टाइम 1947 के पहले हमारी इकोनॉमी की ये कंडीशन थी। Between 1860 growth rate of per capita income as was low as 0.5% per annum। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम अगर आपको निकालनी है तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी से डिनोट करते हैं, एनएनपीएफसी से, ठीक है। तो नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन अगर हम कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकाल आएगी। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि इंडिविजुअल एक आदमी की कितनी इनकम थी उस टाइम। तो एक आदमी की उस टाइम इनकम हमारी 0.5% पर एनम थी, मतलब एक साल में 0.5% पर एनम थी। और ये है एंड बिटवीन 1925 से 1950 के बीच में 0.1% पर एनम के हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रही थी। मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर थी। वही से बोल सकते हैं कि 10 या 20 रुपए के आसपास, 10 या 20 रुपए भी नहीं कह सकते हैं, 1-2 रुपए के आसपास उस टाइम लोगों की इनकम थी। जो मैं पूरा इंडिविजुअल एक एवरेज निकाल के बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है इंडिविजुअल आदमी की कितनी इनकम थी। अगर आपको वो निकालनी है तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन आप कर दीजिए, तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। ऑन अकाउंट ऑफ स्टैग्नेशन, देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्टैग्नेशन बल्क ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। जो हमारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन थी वो गरीबी में रह रही थी। पॉवर्टी मींस गरीबी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत ही ज्यादा लो था। एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वाज अ रिकरिंग फिनोमेना, मतलब एपिडेमिक्स कोई भी बीमारी या कोई भी फेमाइन, सूखा वगैरह पड़ रहा है, वो रिकरिंग, वो हमारे इंडिया में होता ही रहता था। मतलब ऐसा होता था कि डेली का हो गया था, वो डेली का या मंथली का बोल सकते हैं आप, हो गया था, ठीक है ना। बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी थी उस टाइम बहुत ही बैकवर्ड थी। कब बैकवर्ड थी? इंडिपेंडेंस के पहले। इंडिपेंडेंस के बाद भी थी, बट इंडिपेंडेंस के पहले बहुत ज़्यादा ही थी। 1947 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, वॉज जस्ट 230 रुपीज़। मतलब एक आदमी एक साल में हमारा 230 रुपीज़ कमा पाता था, ये था। और द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन थी बहुत पुअर थी, उसके पास सफिशिएंट फूड नहीं था, क्लोथिंग नहीं थी, शेल्टर था। अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे था, मतलब बेरोजगारी अपने चरम पे थी, रैम्पेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडिपेंडेंस के पहले हमारी 72% कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जो काम करती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी। मतलब आप समझ रहे हैं, 72% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, ठीक है। तो जो हमारी 72% पॉपुलेशन थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी। और उस टाइम 72%, 100 में से 72 आदमी कहाँ एंगेज था? एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज था, 72% पॉपुलेशन हमारी। और
जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर? 50%। कितना कर रहा था? 50%। 72% उस टाइम एग्रीकल्चर में लोग इंगेज थे, पॉपुलेशन हमारी 72% इंगेज थी, और 50% हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा कम थी, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो थी। 10 पर हेक्टेयर आउटपुट, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है पर हेक्टेयर आउटपुट, एक हेक्टेयर आउटपुट में हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो वीट एक हेक्टेयर में वीट हमारा ग्रो हो पाता था 660 किलोग्राम, और राइस हमारा एक हेक्टेयर में ग्रो हो पाता था 665 किलोग्राम। मतलब उस टाइम ये कंडीशन थी, ठीक है ना। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बियरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, हमारा सिर्फ फूड ग्रेन जो वीट और राइस था इतना प्रोडक्शन हो पाया था कि हम अपने सब्सिस्टेंस मतलब कि अपना मिनिमम जो मतलब बस 3 टाइम का खाना मिल जाए उतना ही प्रोडक्शन हो पाता था, एक्स्ट्रा नहीं हो पाता था। इन 1947 इट वॉज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन, इतना ही हमारा फूड प्रोडक्शन हुआ था। ये पूरे कंट्री का बता रहा है, कंट्री में 1947 में 527 लाख टन हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था, जो कि कितना था? सिर्फ इतना था कि लोगों का बस जो बेसिक क्या कहते हैं 3 टाइम का खाना वो खा सकें, ठीक है ना। और प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर आउटपुट मतलब बहुत ही लो था, एक हेक्टेयर आउटपुट बहुत ही कम हो पाता था, 660 किलोग्राम क्रॉप हो पाता था वीट, और हमारा राइस 665 kg, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस बहुत था, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारे यहाँ बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत ही मतलब देयर वाज वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की क्या थी? बहुत कमी थी। हमारे यहाँ कोई ऐसी नहीं मतलब जो इंडस्ट्रीज थी जो मशीन बनाती हूँ, ठीक है ना, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ नहीं थी, ठीक है ना। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी हमारे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो थी जिनका टर्नओवर बहुत ही कम होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत प्रोवाइड करती हैं, मेनली रूरल एरियाज में रहती हैं, अर्बन एरियाज में भी रहती हैं, रूरल एरियाज में रहती हैं, मगर रूरल में ज़्यादा रहती हैं, उनका टर्नओवर बहुत कम रहता है। तो जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो बहुत मतलब बर्बाद कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। और क्या कहते हैं बल्क ऑफ द, और जो बल्क ऑफ द कैपिटल गुड्स, हमें अगर कोई भी मशीन वगैरह, कैपिटल गुड्स मतलब जो कॉस्टली हैं और काफ़ी साल तक चलते हैं, उनके लिए हमें ब्रिटेन में डिपेंड करना पड़ता था। मतलब अगर हमें कोई मशीन मंगवानी, कैपिटल गुड्स मंगवाना है तो हमें ब्रिटेन से मंगवाना पड़ता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हो गया हमारा। 5th पॉइंट है रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी अपने चरम पे थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हाई थी पॉवर्टी हमारी। देखिए क्या लिखा है, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील, 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता था। दे लैक शेल्टर एंड क्लोथिंग, उनके पास शेल्टर क्लोथिंग की कमी थी। दिस वॉज लार्जली ओइंग टू द, और जिसकी वजह से गरीबी थी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी था, और कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। देखिए बात यहाँ ये लिखी है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों था। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर मैंने आपको बताया, हैंडीक्राफ्ट उन्होंने सेक्टर कैसे डिस्ट्रॉय करा था, यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें उनमें टैक्स बढ़ा दिया था, और जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है उनमें टैक्स फ्री कर दिया था। तो बाहर से लोग यहाँ के जो क्या करते थे, सस्ता माल लेने लगे थे, तो इस वजह से हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की डिमांड नहीं हो रही थी, तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हमारे लोग काम करते थे तो वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इसी वजह पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यही स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, रोडें वगैरह अच्छी थी कि नहीं थी। तो उस टाइम बहुत ही पुअर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारा ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा लो था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा लो था। इन 1948 में पावर जनरेशन हमारी कैपेसिटी कितनी थी? 2100 मेगावाट थी। 2100 मेगावाट हम सिर्फ पावर जनरेट कर सकते हैं, ये बहुत कम होता है, एक पूरे इंडिया का बता रहा है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, 2100 मेगावाट कुछ नहीं होता है। और लेंथ ऑफ रेलवे 53,596 किलोमीटर थी, और पक्का रोड है वो 155,000 किलोमीटर ऑनली थी। बताइए 155,000 किलोमीटर सिर्फ पक्का रोड थी, और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही कम पक्का रोडें थी। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हम लोग ज़्यादातर किस में डिपेंड हो गए थे? इंपोर्ट्स में डिपेंडेंट हो गए थे, बाहर से परचेज कर रहे थे चीज़ें। देखिए लिखा था कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट। आर्म फोर्सेस वगैरह हम मेनली बाहर से ही मंगवाते थे, और क्या कहते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बाहर से मंगवाते थे, कैरोसिन, ऑयल, बाइसिकल्स वगैरह के, ये सब हम बाहर से मंगवाते थे, ठीक है ना। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहर, अर्बन एरिया मतलब होता है शहर, तो अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। तो अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, तो अर्बनाइजेशन क्या था? बहुत ही लिमिटेड था, मतलब शहर बहुत कम थे।
आज के टाइम भी हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती, गांव में रहती, रूरल एरियाज में रहती। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1947 बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्ड इन विलेज। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, विलेज में रहती थी। इन 1948 ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, मतलब कि 1948 में 100 में से 14 लोग सिर्फ शहर में रहते थे, बाकी के सारे गाँव में रहते थे। 86% गाँव में रहते थे। 100 में से 14 लोग शहर में रहते थे, 86 गाँव में रहते थे 1948 में। आज के टाइम भी गाँव में ज़्यादा लोग रहते हैं और शहर में कम रहते हैं, बट उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा रहते थे। अब एक बात बताइए, आप जो गांव में रहेगा उसके पास क्या काम है, उसके पास क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा कोई काम ही नहीं बचेगा, तो एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम बहुत ज्यादा कम होती है। तो रूरल एरियाज में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, बट क्या कहते हैं, हमारा ये जो आपका उनके पास एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई काम नहीं, जिसकी वजह से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा लो रहती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ठीक है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक आपने क्लास 11 पढ़ा होगा। सोशलिस्टिक मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। देखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है। अब देखिए, इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी। अब देखिए बात सुनिएगा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में बता रहा हूँ, देखिए समझिएगा। इन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्टिक, मतलब कि फ्यूडल मीन्स होता है, मैं सॉरी आई रिपीट, मैं गलत बोल गया। फ्यूडल मीन्स होता है हमारा सोशलिस्टिक और सेमी फ्यूडल मीन्स होता है मिक्सड। सेमी फ्यूडल मीन्स क्या होता है, मिक्सड। ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल, मतलब सोशलिस्टिक भी नहीं थी और ना ही कैपिटलिस्टिक थी, मतलब कि फ्यूडल मीन्स होता है सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और कैपिटलिस्टिक मतलब होता है जहाँ प्राइवेट लोगों का कंट्रोल है। तो इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी था। ठीक है। और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एक ही टर्म है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होता है कि जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रोल रहता है, जहां प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल रहता है। ठीक है। सच एन इकोनॉमी हैड अ मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक, तो जो हमारी ये हमारी मिक्स इकोनॉमी रहती है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी रहती है, उसमें फ्यूडलिस्टिक मतलब सोशलिस्टिक के भी फीचर रहते हैं और कैपिटलिस्टिक के भी फीचर रहते हैं। ठीक है। तो अब फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, अब देखिए समझिएगा, तो फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मींस क्या होता है। फ्यूडलिस्टिक, देखिए फ्यूडलिस्टिक मैंने आपको बता दिया कि फ्यूडलिस्टिक मतलब होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक मतलब होता है कि जहां प्राइवेट लोगों का कंट्रोल रहता है। फ्यूडलिस्टिक मतलब जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब होता है कि हमारा जहां मिक्सड है, मिक्सड मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी सोशलिस्टिक, जहां सोशलिस्टिक कंट्रोल रहता है मतलब कि फ्यूडलिस्टिक मतलब चलता है जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो आज के टाइम वैसे यहाँ ये क्या कहते हैं चीज सही नहीं है, क्योंकि चाइना में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था पहले, बट आज के टाइम मिक्स्ड हो गया है। तो मेन जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझिएगा। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू द लो प्रोडक्टिविटी, बोलने का मतलब यहाँ ये है कि जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है वहाँ लो प्रोडक्टिविटी रहती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को इन्होंने स्कैम से रिलेटेड बताया कि गवर्नमेंट का जो भी, आप जैसे गवर्नमेंट बैंक में जाते होंगे तो उतने अच्छे से वो लोग वर्क नहीं करते हैं जितना प्राइवेट वाले करते हैं। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि एफिशिएंसी इनकी बहुत ही लो होती, और दूसरी बात गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी भी है, तो जिस वजह से वो क्या कर रही है, अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को सेल कर रहे हैं, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब गवर्नमेंट अपना शेयर सेल कर देती, गवर्नमेंट अपनी कंपनी का शेयर सेल कर देती है, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वही यहाँ बात बोल रहा है कि फ्यूडलिस्टिक, अगर हमारे यहाँ फ्यूडलिस्टिक सिस्टम चल रहा है, मतलब सोशलिस्टिक मतलब कि गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, तो जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है, और लो प्रोडक्टिविटी से बैकवर्डनेस भी हमारे आती है, पिछड़ापन आता है। ठीक है ना। मतलब इसने फ्यूडलिस्टिक को बिल्कुल एक अपोज करा है। गवर्नमेंट रूल नहीं होना चाहिए, मिक्स्ड होना चाहिए, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि आज हमारे इंडिया में चल रहा है। ठीक है। अब देखिए कॉलोनियल इकोनॉमी, मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब क्या होता है। कॉलोनियल इकोनॉमी ब्रिटिशर्स ने जहां भी कंट्रोल करा था, जहां भी रूल करा था, उसको अपनी वो कॉलोनी बना लेते। तो इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन इकोनॉमी क्या थी, कॉलोनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इट इम्प्लाइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन करना है इंडियन इकोनॉमी का, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी उनको बर्बाद कर रही थी, उनको
बंद करवा रही थी। कैसे? उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा के और यहाँ के लोगों को फोर्स कर रही थी कि आप ब्रिटिश गुड्स मतलब यूज़ करिए, जो यहाँ से जैसे ब्रिटिश गुड्स किसकी हेल्प से बनते थे? ब्रिटिश गुड्स हमारे ही रॉ मटेरियल से बनते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जापान हम ही से ही क्या कहते हैं स्टील लेता है, हम ही को कार बना के बेच देता है। तो उस टाइम भी यही हो रहा था कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और हम ही को गुड्स बना के बेचा जा रहा था। जो हमारे यहाँ का गुड्स था वो बाहर नहीं बेचने दिया जा रहा था, बट हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो बाहर जा रहा था, उससे फिनिश गुड्स बन के आता था, इंडिया में सेल हो जाता था। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को एक क्या बना दिया गया था? इंडियन इकोनॉमी को एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। किसी को भी रॉ मटेरियल चाहिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो यहीं से ले जाओ अपने बनाओ प्रोडक्ट और इंडिया ही में सेल करो। तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडियन इकोनॉमी क्या बन गई थी? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ना कि एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स नहीं बनी थी, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स तो बन गए थे ब्रिटेन वाले, ठीक है, ब्रिटिश वाले। तो रॉ मटेरियल जो यहाँ से जाता तो वो ड्यूटी फ्री था, क्योंकि उनको फायदा रहता था। और द नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया वो ड्रेन फॉर द, और जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका यूज करा जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फुलफिलमेंट के लिए। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का भला हो, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जितने थे सब वहाँ जा रहे थे। Atrocities were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industry। बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। किसके ऊपर? जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, जिनको क्या कहते हैं बहुत ही मारा जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना बंद कर दिया, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। और उन्होंने जब अपना काम बंद कर दिया तो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बनना बंद हो गया। अब मेनली हम लोग कहाँ से हैंडीक्राफ्ट मगर कपड़े वगैरह कहाँ से मंगवाने लगे? कपड़े वगैरह मंगवाने लगे ब्रिटेन से, ठीक है। तो किसका फायदा हुआ? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा हुआ मेनली, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप यू लाइक इट। कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लास।